ईरान और इजराइल के युद्ध का असर जो भारत पर पड़ रहा है, वह असर बहुत ही भयावह परिस्थिति आती जा रही है देश के अंदर, भारत में। महत्वपूर्ण यह है कि हमारे सरकार जो है हमारी, उसकी व्यवस्था क्या है, आम जनता होनी चाहिए। लेकिन अगर हम अंदर की उस गार कहीं भी दिखती नहीं है जनता के प्रति, उसका कोई भी गंभीर रूप नहीं दिखाई देता। लेकिन एक जगह पर गंभीरता उसकी दिखाई देती है, जो चुनाव प्रक्रिया हो, चुनाव को लेकर के, कि वह हर पक्ष सरकार के पक्ष में हो, चुनाव आयोग सरकार के पक्ष में हो, ईवीएम मशीन सरकार के पक्ष में हो, अधिकारी सरकार के पक्ष में हो, और जो चुनाव करने के तरीके हैं वह सरकार के पक्ष में हो। यह सारी चीजें दिखती हैं, यानी कि स्वार्थ, अपना स्वार्थ, सरकार को अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए, बाकी जरूरतों को लेकर के सरकार कहीं नजर नहीं आती। अब जब सरकार के पास कोई योजना नहीं थी और सरकार ने उस पर काम नहीं किए, ना तो उस तरफ ध्यान दिए, तो इस युद्ध का प्रभाव जो देश पर हमारे पड़ रहा है वह भयावह परिस्थितियां उत्पन्न कर रहा है। लॉकडाउन वाला परिस्थिति ला करके खड़ा कर रहा है। लॉकडाउन लगने के तरीके अपनाए जा रहे हैं। सिर्फ घोषणा नहीं की गई कि लॉकडाउन लग रहा है, लेकिन वह हर प्रक्रियाओं का पालन किया गया जो लॉकडाउन में किया जाता है। यानी कि इमरजेंसी देश में नहीं लगी है, लेकिन अघोषित, बिना घोषित किए हुए इमरजेंसी देश के अंदर आपातकाल 12 सालों से चल रहा है। अब यह चीजें आम जनता को बहुत ही दिक्कतों में डाल रही हैं और आने वाला वक्त कठिनाइयों के दौर से गुजरेगी, यह हालात है। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन की सक्रियता जो बढ़ रही है, इंडिया गठबंधन के घटक दलों का हम चर्चा करें कि विपक्ष की इंडिया गठबंधन, यानी कि तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और स्टालिन की डीएमके मुख्य पार्टी हैं। अब इन मुख्य पार्टियों में इन सभी चीजों को लेकर, आम दिनचर्या को लेकर के कौन गंभीर है, यहां पर कौन नजर आ रहा है? तो ममता बनर्जी ने एक ऐलान किया है, एक बयान दिया है ममता बनर्जी ने कि मोदी सरकार हम सितंबर से पहले बदल देंगे। व्हाट इज दिस सितंबर? क्या है यह? क्या ममता बनर्जी को अब याद आ रहा है कि सितंबर तक सरकार बदल जानी चाहिए? अगर आप सच माने और एक सर्वे करा ले देश में, तो देश की जनता बोलेगी इसी वक्त सेकंड के पहले सरकार को बदल दिया जाए। यह जनता का ओपिनियन होगा। मैं यह बातें इसलिए भी कह रहा हूं कि आप दर्शकों को समझना जरूरी है कि यहां चल क्या रहा है। अब ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में चुनाव है, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होगा, 4 मई को रिजल्ट आएंगे। ममता बनर्जी स्वयं को लेकर चिंतित हैं। ममता बनर्जी के पास 22 सांसद हैं, 22 सांसद। उनकी जिम्मेदारी है जो सांसद चुनकर मुद्दों पर चर्चा करते हैं, देश विदेश की नीतियों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि वह पार्लियामेंट में आते हैं, 543 सांसदों वाले पार्लियामेंट के अंदर। उन्हें देश की कूटनीति, राजनीति, विदेश नीति, हर चीज पर उनकी नजर होनी चाहिए। लेकिन किसी ने भी इस देश को, इस ईरान इजराइल के युद्ध को लेकर गंभीरता दिखाई मोदी सरकार के खिलाफ? क्यों? क्योंकि वह पश्चिम बंगाल चुनाव सिर्फ जीतना चाहते हैं, पश्चिम बंगाल चुनाव जीतना चाहते हैं।
और जो सांसद चुन करके आते हैं पार्लियामेंट के अंदर, उससे बार्गेनिंग पावर तैयार करते हैं अपने। पहली चीज। अब नंबर 2 पॉइंट्स पे आ जाइए कि इस देश का पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त नंबर 3 की पार्टी समाजवादी पार्टी है। अखिलेश यादव मुखिया हैं। मैं यह नहीं कहता कि ममता बनर्जी गलत नेता है, पश्चिम बंगाल के लिए अच्छा काम कर रही है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है। 2017 के बाद सत्ता नहीं आई है और इस बार नहीं आई तो पार्टी का वजूद समाप्त हो जाएगा 22 में अगर नहीं आई तो। लेकिन 37 सांसद पाने के बाद अखिलेश यादव ने वह कौन सी सक्रियता और गंभीरता दिखाई मोदी सरकार के खिलाफ इन विदेश नीतियों पर। अब आप सोचेंगे कि मैं विदेश नीति की यह बातें क्यों कर रहा हूं, बड़ी महत्वपूर्ण है। इसी से आपके घर के चूल्हे और कमाई का असर, अच्छा असर और बुरा असर इसी से पड़ता है, इसी से पड़ता है। क्योंकि जिस तेल की किल्लत हो रही है, महंगाई हो रही है, जिस गैस की हो रही है, जिस फूड्स प्रोडक्ट की हो रही है, आपके रोजगार की हो रही है, बेरोजगारी की हो रही है, वह सब हमारे देश के बाहर से आने वाली चीजें हैं। बाहर के इन्वेस्टर हमारे देश में इन्वेस्ट करेंगे कंपनियों में तो आपको रोजगार मिलेगा, वरना हमारे यहां के लोग तो बाहर जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जिसे सरकार सराहती है, जिसे सरकार सब्सिडी देती है, जिन कंपनियों को, अडानी को सबसे ज्यादा देश की संपत्ति सौंप रही है, वह इस देश के मात्र 40,000 लोगों को रोजगार देता है। यानी कि 144 करोड़ में मात्र 40,000, 1% भी नहीं हुआ ना। लेकिन पूरी संपत्ति देश की सिर्फ उसी को जा रहा है, जितनी सब्सिडियां हैं सब उसी को जा रही है और सरकार उसी के लिए चल रही है। यहीं पे मुकेश अंबानी की कंपनी इस देश के तकरीबन 3,74,000 लोगों को रोजगार देती है। सब्सिडी उसे भी मिलती है। लेकिन अडानी और अंबानी के अंदर रोजगार देने की संख्या में तकरीबन 3.25 लाख रोजगार की कम बेसी है। मुकेश अंबानी 3.25 लाख रोजगार ज्यादा देता है और यह 3.25 लाख कम देता है। यह मात्र 40,000 लोगों को रोजगार देता है अडानी। अब देश की संपत्ति लुटाई जा रही है। अब इन बातों को लेकर राहुल गांधी लगातार मुद्दे उठाते हैं, देश को समझाने की कोशिश भी करते हैं। यही वोट चोरी की प्रक्रिया से जो सरकार जब चल रही थी और राहुल गांधी इन बातों को उठा रहे थे, तो यही विपक्षी पार्टियां कह रही थी चुनाव हारने का अगर ज्ञान लेना है तो कांग्रेस से कोई ले। अब क्या हुआ? अखिलेश यादव क्यों हार गए चुनाव? क्यों नहीं महाराष्ट्र में सरकार आई? क्यों ममता बनर्जी इतनी उलझी हुई हैं? 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। अब आपको महत्वपूर्ण बिंदु बताता हूं। पश्चिम बंगाल का एक इंटरनल सर्वे आया जिसमें ममता बनर्जी तकरीबन 194 सीटें लाते हुई दिख रही है, यानी कि सरकार बनती हुई उनकी नजर आ रही है। लेकिन यह फ्री एंड फेयर, निष्पक्ष वातावरण में चुनाव होगा तो, ईमानदारी से होगा तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से होने देगी? वहां के अफसर ईमानदारी से होने देंगे? ईवीएम ईमानदारी से चलेगी? चुनाव आयोग ईमानदारी से काउंटिंग करेगा? आपको लगता है? इन परिस्थितियों में ममता बनर्जी डरी हुई सी भी है और इस इंटरनल सर्वे से कुछ खुशी भी हुई है। अब ममता बनर्जी के सामने दो चीजें हैं, या तो वह मोदी के खिलाफ हो जाए पूरी, या तो मोदी के साथ मिल जाए। वह मोदी के साथ तो रहेंगे लेकिन पर्दे के पीछे से, सामने से नहीं आ सकती, नहीं तो सत्ता चली जाएगी, जनता उन्हें वोट नहीं देगी। अब ऐसे में ममता बनर्जी को सत्ता खोने का डर लग रहा है।
लेकिन अगर मैं अपनी समझ के अनुसार कहूं तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का सत्ता नहीं जाना चाहिए। सत्ता अगर चला गया और भाजपा के हाथ सत्ता आ गई तो पश्चिम बंगाल के लोगों के भाग फूट जाएंगे। यह बात सच है। लेकिन यह बात अब ममता बनर्जी को समझ आई है कि मोदी सरकार बड़ी घातक है। लेकिन क्या ममता बनर्जी के अंदर यह क्षमता है कि मोदी सरकार को बदल दे? ममता बनर्जी के हाथ एक मौका था। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा 12 सांसदों में से जो पश्चिम बंगाल से चुनाव जीत के आए हैं, उसमें से 6 सांसद ममता बनर्जी के संपर्क में थे। एक और आने की उम्मीद थी, 7 सांसद। अब चूंकि चुनाव है तो वह 7 सांसद नहीं आएंगे, लेकिन चुनाव खत्म हुआ और ममता बनर्जी चुनाव जीत गई तो वह 7 के जगह 8 सांसद ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की संख्या कम हो जाएगी। इसीलिए ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार गिरा देंगे, सरकार बदल देंगे, यह ऐलान किया। लेकिन ममता बनर्जी 2-3 मौके गंवा चुकी है। जब इंडिया गठबंधन की तरफ से भारतीय जनता पार्टी सरकार को पलटने का कार्यक्रम चल रहा था तो ममता बनर्जी पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दी थी। लेकिन अब उनकी आंख खुली है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर सवाल नहीं खड़ी कर रही है। मैं उन सांसदों की बात कर रहा हूं कि पश्चिम बंगाल ने जो 22 सांसद उन्हें जिता के दिए, क्यों? उससे ममता बनर्जी का बार्गेनिंग पावर तो मजबूत हुआ है। इंडिया से बार्गेनिंग, भाजपा से बार्गेनिंग कर रही है पर्दे के पीछे, लेकिन देश को कोई लाभ नहीं हुआ। विधानसभा के तौर पर बहुत अच्छी नेता है, वहां पर उनका होना बहुत जरूरी है। वहां अगर लोगों को लाभ लेना है तो भाजपा वह लाभ नहीं देगी। अब आते हैं अखिलेश यादव पर। मुख्य है अखिलेश यादव के पास 37 है। इन 37 सांसदों ने कौन से कारनामे किए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर, जो या आज इस देश के अंदर जो परिस्थितियां और हालात बन गए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के वजह से ही तो यह आफत आ रही है कि लॉकडाउन लगेगा फिर, या लॉकडाउन न भी लगे, आपके पास रोजगार नहीं है, महंगाई इतनी हद तक बढ़ जाएगी। 1 मई से पेट्रोल 150 रुपए लीटर होगा या 200 रुपया लीटर होगा, कुछ नहीं कह सकते। या सिर्फ 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर सिर्फ 5 रुपये बढ़े हैं और 10 रुपये का एक्साइज ड्यूटी घटाई है इन कंपनियों को। आपको लाभ उसका नहीं मिलेगा। वो ये मत सोचिएगा कि आप गए तो 10 रुपया कम रेट में पेट्रोल मिलेगा, जी नहीं। और इस वक्त कच्चा ऑयल का जो रेट है, जो 2014 में रेट था, वही रेट आज कच्चा ऑयल का इतना बढ़ने के बाद है। तो उस समय 74 रुपीस में पेट्रोल मिल रहा था, आज कितने में मिल रहा है? यह सरकार अपनी एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि रेट कच्चा ऑयल का, क्रूड ऑयल जो कहते हैं, वही रेट है उस वक्त जो था, इस वक्त हुआ है। उस वक्त भी 110 के आसपास था, आज भी 110, उस समय 109 था, आज 110, $1 का डिफरेंस है। तो 14 और 26, 12 साल डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है। क्या समाजवादी पार्टी ने यह मुद्दे उठाए? जो ईरान इजराइल युद्ध के वजह से आम देश के नागरिकों को रोजगार, करोड़ों रोजगार अभी तक जा चुके हैं ये गैस पेट्रोल के चक्कर में। हजारों की संख्या में रेस्टोरेंट और कंपनियां बंद हो गई हैं। क्या उन मजदूरों को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा कोई सड़क पर आया सरकार को लेकर के? क्या नाम है कि वो खड़े किए? नहीं किए। डीएमके की बात कीजिए, डीएमके ने क्या किया? डीएमके ने क्या किया? स्टालिन ने क्या इन मुद्दों को लेकर के गंभीर है? वो तमिलनाडु में व्यस्त है। अखिलेश यादव 22 में चुनाव होने वाला, अपनी राजनीति को लेकर के उत्तर प्रदेश में अगर नहीं आई सरकार तो फिर पार्टी का अस्तित्व नहीं बचेगा। उद्धव ठाकरे ने क्या किया? महाराष्ट्र को लेकर के चिंतित है। शरद पवार अपनी पार्टी को लेकर के चिंतित है। कांग्रेस ने ही क्या पूरा ठेका ले बैठा है? वोट तो भाजपा को और डीएमके और उद्धव, शरद, अखिलेश, ममता को मिला, सांसद मिले। लेकिन कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी और इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। देश के 350 तकरीबन सीटों पर, 543 में तकरीबन 350 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा सीधे टक्कर मुकाबले में करती हैं, जहां इंडिया गठबंधन का कोई दूर दूर तक नहीं है, सीधा टकराव है।
तो कांग्रेस के बगैर तो कोई गठबंधन की उम्मीद भी नहीं है और कांग्रेस के बगैर सरकार को बदला भी नहीं जा सकता। फिर भी कांग्रेस की तरफ से एक सुझाव आया कि हमारे पास 100 लोकसभा की सीटें हैं, आप लोग एकजुट हो जाइए, हमारे 100 को समर्थन लेकर के आप निजाम को बदल दीजिए। लेकिन किसी ने गौर नहीं किया। अब जब अपने पर आई है तो सब एकजुट हुए। सौभाग्य है कि सुबह का भूला शाम को वापस आया हुआ। अब ऐलान इंडिया गठबंधन ने किया है कि सरकार हम बदल देंगे। राहुल गांधी ने भी यह बात कही, सरकार बदल जाएगी, यह सरकार अब नहीं चल पाएगी। और ममता बनर्जी ने भी यह ऐलान किया कि सरकार नहीं चल पाएगी। ठीक है, अब इंडिया गठबंधन की तैयारी देख करके मोदी के होश उड़ गए हैं और एनडीए गठबंधन के अंदर भी बगावत होना निश्चित माना जा रहा है कि एनडीए में भी, गठबंधन में भी बगावत निश्चित है और वह हो रहे हैं बगावत अंदर खाने। अब इस सरकार को आपको यह समझना है, क्या वाकई में इंडिया गठबंधन इस सरकार को पलट सकता है या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ही मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। पहले हम ईरान इजराइल के इस युद्ध का जिक्र कर दे ताकि आपको सारी बातें समझ आ जाएगी। ईरान इजराइल के युद्ध में आप दर्शकों को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल से वापस आने के 24 घंटे के अंदर ईरान पर हमले हो गए। उस वक्त बातचीत चल रही थी ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच में। बातचीत के टेबल पर रहते हुए भी हमला कर दिया गया, यानी कि ईरान को धोखा दिया गया। ब्रिक्स का मेंबर है ईरान और भारत राष्ट्रीय उसका अध्यक्ष है। भारत ने कोई कार्रवाई अमेरिका के ऊपर नहीं की, न तो इजराइल के ऊपर, ना तो कोई प्रस्ताव रखा, निंदा भी नहीं की। इसको लेकर के भारत अब ब्रिक्स से बाहर हो जाएगा। ब्रिक्स के अंदर मुख्य रूप से चाइना और रसिया, ईरान जैसे लोग हैं। भारत को 1 साल की अध्यक्षता मिली थी और उस मौके को भारत ने गंवा दिया। नरेंद्र मोदी इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हो गए। रसिया और ईरान से बने हमारे रिश्ते खराब हो गए, सामान आना हमारा बंद हो गया। रसिया ने सब्सिडी देना हमें बंद कर दिया और ईरान ने पूरी तरह से मना कर दिया। रसिया पेट्रोल और गैस यूरोप को देना बंद कर दिया और भारत को भी देना बंद कर दिया। अमेरिका के कहने पे चल रहा भारत अमेरिका से सामान मंगाना शुरू कर दिया क्योंकि ट्रेड डील कर लिया। अब ऐसे में भारत में जो सामान 5 रुपए में मिल रहा था, जब इतनी दूरी तय करके सामान आएगा तो वह 5 के जगह 10 रुपए में मिलेगा। यानी कि आपकी आमदनी 54 और खर्च रुपया कितना, 75 पैसे का डिफरेंस। आपके रोजगार जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और खर्चा कर पाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। आपके पास अगर पैसे हैं बैंक में रखे हुए, तो रोजगार न होने के वजह से, इनकम न आ पाने के वजह से आप बैंक से पैसे निकाल करके खाते जा रहे हैं, जरूरत की चीजें पूरा करते जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते जा रहे हैं और स्वास्थ्य को लेकर के अगर जो बीमारी है तो उसको इलाज कराते जा रहे हैं। लेकिन आपके बैंक के पैसे घटते जा रहे हैं और महंगाई उस हिसाब से और बढ़ती जा रही है। अब इस युद्ध का असर की अनहोनी, और इसे अनहोनी कहे या बुलाई हुई अनहोनी कहे, कि दावत देकर के अनहोनी को बुलाई गई है। अब यह इतनी अपार, यह युद्ध रुक जाने के बाद भी 10 सालों तक इतनी बड़ी आपदा रहेगी कि आपके पास रोजगार नहीं होंगे, सरकार के पास पैसे नहीं होंगे और आपको खाने के लाले पड़ जाएंगे। मरा कौन? गरीब। यही बात तो राहुल गांधी बार बार कह रहे थे पार्लियामेंट में। क्या उस समय सबकी आंखें फूट गई थी, कान बहरे हो गए थे, नहीं सुन रहे थे? लेकिन सबने मजाक उड़ाया और आज वहीं पर आकर के सब खड़े हो गए। आज भी कांग्रेस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगातार इस सरकार की पोल खोल रही है, यह सरकार घबराई हुई है, मोदी के होश उड़े हुए हैं। इसीलिए राहुल गांधी को बार बार टारगेट किया जाता है, उनके कैरेक्टर को लेकर के उन्हें गलत बताने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब प्रधानमंत्री को ही लेकर के जब कैरेक्टर पर बात आ जाए और इन्हीं के भक्त अगर इनके ऊपर सवाल खड़े करने लगे, तब तो इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन नहीं, कहते हैं बड़ी बेआबरू होकर के तेरे मैखाने से मैं निकला, यूं ही नहीं निकलूंगा, बेइज्जत पे बेइज्जत होकर के निकलूंगा। और अब
मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन बाद में अपनी जो तैयारी करना हो करे या ऐलान करे। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और एनडीए के अंदर ही जो घमासान चल रहा है, यह घमासान ही नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। और ट्रंप का भी सत्ता जा रहा है, नेतन्याहू भी जा रहे हैं और जा रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री भी। जल्द बदलने वाले हैं, बहुत जल्द बदलने वाले हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के चेहरे से। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी मैं नहीं जानता, लेकिन एनडीए का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों में नहीं रहेंगे। इसीलिए आरएसएस जब भी किसी को हटाना चाहता है और वह नहीं हटता है आसानी से, तो वह उसके चरित्र पर सवाल खड़ा करना शुरू कर देता है। और आज नरेंद्र मोदी के चरित्र पर हुआ है, और कभी इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी और संजय जोशी पे हुआ था, जो गुजरात में, और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर, और अब नरेंद्र मोदी पर। यानी कि मोदी जाने वाले हैं, यह तय है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।